लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने से पहले एक हम प्रमेय पढ़ेंगे जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। अब देखिए, ये जो थेल्स प्रमेय है, जितने भी क्वेश्चन होंगे 6.2 में उसी प्रमेय से प्रमेय पर आधारित होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रमेय है इसका प्रूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है? प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। और लगभग हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार आई है। 2019, 19, 20, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, इसका प्रूवमेंट भी बहुत आता है। और अगर प्रूवमेंट नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100%, मतलब इससे रिलेटेड या प्रमेय हमारा जो है 100% आएगा। और यदि प्रमेय का प्रूवमेंट आता है तो ये कितने नंबर में होगा? ये 6 नंबर पे होगा। ठीक है, तो ये इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। इसका प्रूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और ये जो है जहाँ था, मतलब जिन क्वेश्चनों में प्रयोग होगी वो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रमेय क्या होती है लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की, लिखेंगे यदि यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की एक भुजा के समांतर के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो तो ये अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो सकती है हो सकती है। ये देखिए, हमारी थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें प्रूफ भी कराना है। तो पहले समझेंगे। देखिए क्या है, पहले तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज हम त्रिभुज का नाम क्या ले लेंगे? ए बी सी ले लीजिए, ए बी और सी। ठीक, हमने एक त्रिभुज लिया। क्या कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में, मतलब एक हमने इस भुजा बीसी के एक समांतर एक ले ली, जो है रेखा, एक समांतर रेखा ले ली, जो कि क्या है, जो दो अन्य दो भुजाओं को ए बी और ए सी को क्या है,
जो है बीच से मतलब समान अनुपात में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब यदि हम इसको डी मान लें तो ये ई हो गया। तो क्या है, ए डी अनुपात डी बी बराबर ए ई अनुपात ई सी, ये मुझे प्रूफ करना है। लिखा है भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, मतलब ये ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले है, देखिए क्या दे रखा है, दिया है। अब दिया क्या है, दिया है देखिए क्या दे रखा है, मुझे एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, एक जो रेखा डी दे रखा है जो कि भुजा के समांतर है, बीसी के समांतर है, और जो कि ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर काटता है। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा बीसी, त्रिभुज एबीसी की एक भुजा, एक भुजा, अब ठीक है, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, समांतर एक रेखा, एक रेखा डी, ठीक है, बीसी के समांतर एक रेखा डी है, एबीसी एक भुजा बीसी के समांतर डी है, ठीक है, डी है, जो कि, जो कि भुजा, जो कि भुजा ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी को क्रमशः, क्रमशः डी बाई ई पर, डी बाई ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये चीज मुझे दे रखी है, ठीक है, ये इसमें लिखा ही था। अब देखिए मुझे क्या है, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है, देखिए क्या लिखा है कि तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, मतलब क्या है, ए डी, ए डी और बटे में क्या है, डी बी बराबर क्या है, और बटे में क्या है, ई सी, ठीक है, ये मुझे क्या करना है, इस प्रूफ करना है। थोड़ा सा देखिए कठिन है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो इस पे जो है अभ्यास करेंगे, जब 2-3 बार अभ्यास करेंगे आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पढ़ेंगे, इसलिए ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी प्री में है, तो 6 नंबर में अगर आएगी तो 6 नंबर में आएगी, और नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड क्या, किसी भी अपने यूपी बोर्ड में मान लीजिए या किसी भी बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो अब देखिए उपपत्ति देखेंगे, उत्पत्ति, उपपत्ति, तो उपपत्ति क्या है, अब देखिए हमने क्या करा है, अब देखिए इस त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस पे एक लंब डाला, एक एडी पर एक लंब डाला, और एक जो है क्या करा, ए ई पर लंब डाला। अब मैंने लंब ये क्यों डाला, मैंने लंब इसलिए डाला क्योंकि मुझे ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए यदि हम ये लंब ना डालते तो इसका मतलब हमें हीरोज फार्मूला लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो लेकिन हमें क्या करना है, मुझे वो फार्मूला यूज नहीं करना है, सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला फार्मूला लगाना। तो मान लीजिए ये हमने क्या मान लिया, ये मान लिया, ये इसे m मान लो और इसे क्या मान लो, n मान लो, ठीक है। अब देखिए क्या मैंने लंब डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे, भुजा AD पर एक लंब लिखेंगे, भुजा, भुजा AD पर एक लंब, एक लंब n तथा, तथा भुजा AE पर, भुजा, भुजा AE पर
एक लंब, एक सेकंड रुकेंगे। सर्दी लग गई है तो अगर थोड़ी आवाज में दिक्कत हो तो मैनेज करना। तो भुजा ए पर एक लंब, एक लंब डीएम, डीएम खींचा। ठीक है, और क्यों खींचा मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए इस त्रिभुज, देखिए क्या त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए आधार हमारे पास क्या है, यदि आधार हम एडी मानते हैं तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, एन ई हो जाएगी, या एन लिख लीजिए या एन ई, एक ही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आधार एडी मान ले रहे हैं। तो देखिए दो बार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एक बार में क्या करेंगे, आधार हम एडी मानेंगे और एक बार आधार क्या करेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, तो पहली बार कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक आधार, आधार हमारा ए डी है, ए डी है, और हमारी जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, ई एन है हमारी। ठीक, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, या आधार हमारा क्या हो गया, ए डी, और त्रिभुज की जो ऊंचाई हो गई क्या हो गई, एन ई हो गई। ठीक है, इसको क्या करिए, समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। अब देखिए एक ऐसे त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसमें क्या हो, जिसकी ऊंचाई हमारी क्या हो, एन ई हो। तो हम क्या करेंगे, हम एन ई और बी को मिला लेंगे। क्या करा मैंने, ये मिला लेंगे, ई और बी को हमने क्या करा, मिला लें। सबसे पहले देखिए अब इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्या आया, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है। अब देखिए क्या है, अब देखिए हम त्रिभुज, पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे जैसे एक त्रिभुज है हमारे पास ये, और हम इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम आपसे कहें कि इसका क्षेत्रफल बताइए तो कैसे बताएंगे, 1/2 बताएंगे, और आधार हमारा ये हो गया और ऊंचाई हमारी ये हो गया। ठीक है, तो क्या आधार हमारे पास है और ऊंचाई है, और इस प्रकार हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहें, जैसे एक त्रिभुज हमारा ये है और दूसरा त्रिभुज ये है हमारा इस तरह का, और ये हमारी ऊंचाई दे रखी है। जैसे हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है, आप कहेंगे कोई बात नहीं, देखिए क्या है, 1/2 आधार हमारा ये है और ऊंचाई हमारी क्या है, ये है, तो ऊंचाई हमारी बाहर दे रखी है, तो आधार हो जाएगा और गुणा ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार हमारा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज जो है लेंगे, क्या लेंगे, डी ई बी का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, मिटा मिटा दे रहे हैं। त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्रफल त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए इसमें आधार हमारे पास क्या है, 1/2, आधार हमारे पास कितना है, देखिए हम ये आधार लेंगे, आधार क्या लेंगे, बी डी। क्यों आधार डी बी ले लेंगे, क्यों लेंगे, क्यों देखिए हमारे पास इसमें जो है ए एन नहीं, ए डी यहाँ पे होगा, आधार हमारा पूरा है ए डी, गलत कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए ए डी हमारे पास आ गया, अब मुझे डी बी लाने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार आधार लेंगे डी बी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, जब आधार, आधार हो गया ए डी, सॉरी डी बी, आधार क्या है डी बी,
अब देखिए जब आधार हमारा डीबी है तो हमारी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई देखिए 90 डिग्री का कोण कौन सा, इसकी ऊंचाई भाई तभी तो बता पाएंगे जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए इस ये हमारी ऊंचाई थोड़ी ना हुई, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, 90 से ज्यादा बन रहा। अब देखिए इसकी ऊंचाई क्या हुई हमारी, यही ऊंचाई क्या हुई, ई एन, ऊंचाई हमारी क्या हुई, ई एन हुई। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊंचाई कितनी हो गई, ई एन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने ये बता दिया था पहले से, थोड़ा कठिन है, इसको रिवाइज करेंगे, एक दो बार कम से कम देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऊंचाई हमारी क्या हो गई, अभी मैंने इसीलिए दूसरा पार्ट जो बताया था सेम है कि उसकी ऊंचाई हमारे त्रिभुज के बाहर है। देखिए क्या है, ई एन, ये त्रिभुज हमारा क्या था, डी ई बी त्रिभुज था, और जो ऊंचाई हमारी क्या है त्रिभुज के बाहर दे रखी है, ई एन। ठीक, तो ये हमारी ई एन हो गई, और इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण देखिए हमें लाना क्या है, ए डी बटे डी बी लाना है, तो समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और भाग समीकरण 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 क्या था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल, और बटे में क्या है, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल, और बराबर 1/2, ये क्या था, ए डी गुणा ई एन, और बटे में क्या है, 1/2 गुणा डी बी और गुणा ई एन। अब देखिए ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है ए डी, और बटे में क्या हो गया, डी बी। अब इसको क्या कर लिए, समीकरण इसको मान लीजिए 3, इसको मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको भी हमें मिटाना पड़ेगा, नीचे वाला मिटा रहे हैं। अब देखिए क्या करा था मैंने, पुनः पुनः मैंने क्या बताया था, एक बार हम क्या करेंगे, एडी को जब क्या नाम है, आधार मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, एई को आधार मानेंगे, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार, आधार हमारा क्या है, आधार हमने क्या माना, ए ई, और गुणा हमारा जो क्या नाम, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी हमारी डीएम। सही है, देखिए क्या हो गया, आधार मैंने अब इस बार क्या लिया, ए ई लिया, तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, डीएम आ जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको 4 मान लीजिए। अब हम एक ऐसे त्रिभुज की फिर से दोबारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसकी ऊंचाई हमारी डीएम हो, क्योंकि मुझे डीएम को काटना है। तो अब हम क्या करेंगे, डी को हम सी से मिला देंगे, डी को सी से मिला देंगे। अब हम कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, डी ई सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अभी तक मैंने क्या, डी ई बी का क्षेत्रफल ज्ञात करा था, अब डी ई सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, डी ई सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, चलिए ज्ञात करते हैं। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, तो डी का वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। अब देखिए आधार हम क्या लेंगे, आधार लेंगे इस बार हम लेंगे ईसी। जब हमने आधार ईसी लिया तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, डीएम हो जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 5 हो गया हमारा। देखिए ये मैंने त्रिभुज लिया डीईसी, ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिया। अब देखिए ये त्रिभुज हमारा डीईसी है, तो हमने आधार क्या लिया, ईसी लिया। अब देखिए ये जो त्रिभुज की जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई है, त्रिभुज के बाहर है, देखिए क्या है, डीएम है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए होती है, चाहे बाहर हो या अंदर हो। अब देखिए ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, भाई त्रिभुज की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ही तो ज्ञात करेंगे, ये जो है आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। अब ऐसे तो नहीं इसको ऐसे नाप लेंगे, ये हमारी ऊंचाई नहीं हुई। ठीक है,
तो हम ये बता चुके हैं अगर इस एरिया का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आधार हमारा ये हो जाएगा और ऊंचाई हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही किया, आधार हमारा ये हो गया और ऊंचाई हमारी डीएम हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 4 और समीकरण, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए समीकरण 4 को 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में क्या आ जाएगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। बराबर, अब देखिए ADE का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 और गुणे में क्या हो जाएगा AE गुणा में क्या हो जाएगा DM और बटे में 1/2 गुणा EC गुणा क्या हो जाएगा DM। तो 1/2 से 2 और DM से DM, तो हमारा क्या हो गया AE और बटे में क्या हो जाएगा EC, और इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 6 मान लेंगे। दिख रहा है, ठीक है। अब बराबर हमें देखिए सिद्ध क्या करना था, AD सिद्ध हमें यही करना था, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना था, लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों में ADE का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है DEB का क्षेत्रफल है, यहाँ पे क्या है DEC का क्षेत्रफल है। तो ये देखिए बराबर होंगे, और कैसे बराबर होंगे, एक प्रमेय होती है, तो इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मिटा रहे हैं पहले। देखिए इसको हम इस पार्ट को अलग निकालेंगे, जैसे ये हमारा DE है, DE है, और इसको ऐसे मिलाया और इसको ये, और ये हमारा ये, तो ये D है, ये B है, ये C है। ठीक है, इस पार्ट को हमने अलग ले लिया। अब देखिए जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, देखिए क्या समांतर रेखा है हमारी, DE समांतर है BC के, क्वेश्चन में दे रखा है, तो दोनों समांतर रेखा है। अब इन रेखाओं में देखिए जो त्रिभुज बनता है, तो देखिए त्रिभुज क्या है, आधार, यदि त्रिभुज का देखिए हमारा क्या है आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है DE। यदि देखिए एक त्रिभुज है क्या है DEB है और दूसरा त्रिभुज है DEC है, तो देखिए त्रिभुज का देखिए आधार हमारा सेम है। अब देखिए त्रिभुज की ऊंचाई हम कहीं से भी ले, ये हमारी समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा, चाहे हम यहाँ पे ऊंचाई माने और चाहे हम यहाँ से ऊंचाई ले, हमारे त्रिभुज की जो समांतर जो है रेखा है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हम कहीं से भी नापे, वो हमारी सभी जगह पे समान रहेगी। तो इसका मतलब हम त्रिभुज जो हमारा DEB का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज जो है DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि देखिए हमारा आधार दोनों में DE है, आधार क्या है DE है, और ऊंचाई दोनों में हम बराबर होगी क्योंकि दोनों समांतर रेखा हमारी दे रखी है। ठीक है, तो लिख देंगे एक बार, इसको हम मिटा रहे हैं, लिखेंगे दो समांतर भुजाएं, क्योंकि दो समांतर भुजाएं भुजाएं क्या दे रखी है हमारी, BC और DE, BC और DE के बीच बनने वाले के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल
समान होगा, समान होगा क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों होगा समान? क्योंकि आधार बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के आधार आधार बराबर है। लिखेंगे अतः अतः त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर ये हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो इस एक सेकंड बताते हैं। क्या हमारा आ जाएगा AD और बटे में DB बराबर क्या है, लिखेंगे अतः AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था, लिखेंगे प्रूव। अब देखिए ये जो हमारी थ्योरम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज हमारी 6.2 है। देखिए क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इस थ्योरम से हमारे जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका 2 बार कम से कम रिवीजन करना तो अच्छे से समझ में आएगी। और रिवीजन करना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन या थ्योरम पूछी जाती है। तो अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.2, इसको हम मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2। अब 6.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आकृति दे रखी है, पहली और दूसरी आकृति में क्या दे रखा है, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों में DE समांतर है किसके, BC के। और पहले में क्या करना है मुझे, इसका पहला उसमें EC ज्ञात करना है और दूसरे क्वेश्चन में AD ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो जो पहला चित्र है कुछ इस तरह का है, इसका पहला है, देखेंगे कुछ इस तरह का। तो ये BC हो गया, ये D हो गया और A हो गया। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर और EC ज्ञात की। देखिए सरल है एकदम सवाल, समझ गए होंगे आप कौन सी थ्योरम लगेगी, जो अभी इससे पहले थ्योरम प्रूव कराई थी। क्या दे रखा है, DE समांतर है किसके, BC के। तो क्या हो जाएगा, AD है और AD बटे में क्या हो जाएगा, DB बराबर AE और बटे में क्या हो जाएगा, EC। ये दोनों अनुपात हमारे बराबर है। तो AD का मान रख देंगे, AD का मान 1.5 और DB का मान 3 बराबर AE का मान 1 और EC का मान मुझे ज्ञात करना है। अब देखिए तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट हटा दीजिए, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो EC बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 2 आ जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर। देखिए सरल है एकदम, पहला कंप्लीट हुआ। इसका दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा चित्र कुछ इस तरह का है, देखेंगे एक सेकंड।
दूसरा देखेंगे इसका, ये हमारा त्रिभुज ए बी और सी है, और ये क्या है डी। ये 7.2 सेंटीमीटर है, ये 1.8 सेंटीमीटर है, और ये 5.4 सेंटीमीटर है, और ए डी मुझे निकालना है। ज्ञात हो जाएगी आराम से। देखिए क्या दे रखा है, डीई, जो डीई है समांतर है क्या है ईसी के, बीसी के। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, एडी बटे में डीबी बराबर एई, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा ईसी। अब देखिए एडी हमें ज्ञात करना है, और डीबी दे रखा 7.2 बराबर, और एई हमें दे रखा है 1.8, और ईसी दे रखा है 5.4। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे और इससे ये पॉइंट हट जाएगा, और इससे ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब काट लीजिए, तो ये किससे कटेगा, 18 से काट लीजिए, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 आ जाएगा। और चलिए पहले इसको लिख लीजिए, तिरछी गुणा कर देंगे, तो 10 ए डी गुणा में कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना 72, तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा 72, और बटे में 3 गुणा 10, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा ए डी और ईसी ज्ञात हो गया, और यही हमारा उत्तर है। तो अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम मिटा रहे हैं। इसमें क्या है, त्रिभुज दे रखा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई वाई एफ, कोई त्रिभुज दे रखा है मुझे, ये दे रखा है पी क्यू और आर। फिर इसके बाद पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई बाई एफ स्थित है, ई बाई एफ स्थित है। निम्नलिखित स्थितियों में जो ई एफ है वो समांतर दे रखा है, ई एफ समांतर है, किसके समांतर है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो थेल्स प्रमेय लगेगी सभी क्वेश्चनों में। इसका पहला दे रखा है, क्या दे रखा है, जो हमें पीई की लंबाई 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और पी एफ की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर। और अच्छा, तो बताना है, तो क्या हमें बताना है क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, और एफ आर बराबर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे जो हमारा ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखिए हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, यदि हमारा देखिए पीई और ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर दोनों यदि बराबर आ जाते हैं, समान अनुपात में आते हैं, तो इसका मतलब ई एफ जो है समांतर होगा क्यू आर के। अन्यथा अगर बराबर नहीं आते हैं तो जो है समांतर नहीं होंगे। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या होता है, पीई और बटे में क्या है ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो अब देखिए पी हमारा क्या है 3.9 बटे में कितना है 3
बराबर 3.6 और बटे में 2.4। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए इसको काट लेंगे तो ये कटेगा, 4 छंग 24, 4 नेम 36, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 3 एकम 3, ये 0, 13/10, और ये कितना 3/2। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो जब इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो हमारी भुजा रेखा ई एफ समांतर नहीं होगी क्यू आर के। लिखेंगे अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगी। ये हमारा उत्तर हुआ। दूसरा देखेंगे इसी तरह, इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा है पीई, पी बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या है, पीई और बटे में क्यू ई लिख लीजिए या ई क्यू लिख लीजिए, ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब देखिए पी का मान कितना है 4, ई क्यू का मान कितना है 4.5, 8 और ये है 9। ये देखिए कितना हो जाएगा 40, तो 5 अट्ठे 40 और 5 नेम 45, तो 8/9 बराबर 8/9। ये देखिए बराबर है, तो अतः जो हमारी भुजा है ई किसके है, क्यू आर के। ये हमारा उत्तर। अब देखिए इसमें हमारा एक तीसरा बच रहा है, तीसरा है दूसरे का तीसरा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लगेगा, इसमें देखिए पी क्यू पूरे की लंबाई दे रखी है। इसमें क्या है, पी क्यू पूरे की लंबाई दे रखी है, ठीक, पी क्यू की लंबाई दे रखी है, और क्या दे रखा है, पी क्यू और पी आर की लंबाई दे रखी है। चलिए दोनों की पूरी लंबाई दे रखी है, और इसके बाद रखा पीई दे रखा है, और पीई दे रखा है, और इधर हमारा क्या दे रखा है, पीएफ दे रखा है। अब ये देखिए आपका होमवर्क में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम बता दे रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, पी क्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए होता है, ई क्यू चाहिए होता है, ठीक है। तो इस पी क्यू में से क्या करेंगे, पी घटा देंगे इस पी क्यू, तो हमारा देखिए ई क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ई क्यू बराबर आ जाएगा पी क्यू माइनस के पीई। इसे हम ई क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस के पीई लिख सकते हैं। इससे हमारा ई क्यू का मान आ जाएगा। और इसी प्रकार हमारा देखिए एफ आर जो है, मुझे एफ आर चाहिए होता है, तो पी आर माइनस के करेंगे पी एफ, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, एफ आर का मान मिल जाएगा। अब थेल्स प्रमेय लगाएंगे, और थेल्स प्रमेय में यदि अनुपात बराबर आते हैं तो हमारी जो रेखा ई एफ है वो क्यू आर के समांतर होगी। यदि अनुपात हमारे बराबर नहीं आते हैं तो हमारी रेखा समांतर नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। इसके आगे जो है हम कल देखेंगे।